अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, राशिद चंगेज़ पर खामोशी तारी हो गई थी। औरत ने उसके प्याले में शराब ढूंढ ली और प्याला उसके हाथ में देते हुए कहा, तुम घबरा गए हो, पी लो। ये शराब का आखिरी प्याला है, इसके बाद हम इससे तौबा कर लेंगे। शराब ने चंगेज़ की ज़बान से कहलवा लिया, तुम वाकई जासूस हो, वरना 1.5 साल जासूसों के सबसे बड़े उस्ताद हरमन के साए में रहकर वो मुझे नहीं पहचान सका। मैं तुम्हारी ज़िहानत का मुरीद हो गया हूँ। तुम ठीक कहती हो कि हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। तुम मेरे साथ कहरा चलोगी? बहुत देर हो गई है, औरत ने कहा। कल यहीं मिलना, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगी जो तुम किसी भी तरह मालूम नहीं कर सकते। रात का आखिरी पहर था जब राशिद चंगेज़ अपने कमरे में पहुंचा। उसने विक्टर को कभी नहीं जगाया था। सुबह उसे रात की रुदास सुनाया करता था, लेकिन उस रात उस पर हैजानी कफियत तारी थी। वो बहुत ही खुश था। जो औरत उसे दिल दे बैठी थी वो मुसलमान थी और तजर्बाकार जासूस भी। उसने उसी वक्त विक्टर के कमरे में जाकर उसे जगाया और बताया कि यह औरत तो अपनी जासूस है। उसने विक्टर को उस औरत की सारी कहानी सुना दी। तुमने उसे बता दिया है कि तुम जासूस हो? विक्टर ने पूछा। हाँ, चंगेज़ ने जवाब दिया। मुझे बता ही देना चाहिए था, मेरे मुतालिक भी बता दिया है। नहीं, चंगेज़ ने जवाब दिया, तुम्हारे मुतालिक कोई बात नहीं हुई। विक्टर को खामोश देकर उसने कहा, तुम समझ रहे हो कि मैंने गलती की है, मैं अनाड़ी तो नहीं विक्टर। तुमने ये भी अच्छा किया है कि मेरा जिक्र नहीं किया, विक्टर ने कहा। और तुम ये दावा भी ना करो कि तुम अनाड़ी नहीं हो। क्या मैंने गलती की है? चंगेज़ ने पूछा। हो सकता है तुमने बहुत अच्छा किया हो, विक्टर ने कहा। अगर ये गलती है तो ये कोई मामूली सी गलती नहीं है। तुम शायद ये भूल गए थे कि सिर्फ एक जासूस अपनी फ़ौज की फतह का बायस बन सकता है, और शिकस्त का भी। तुम जानते हो कि सुल्तान यूबी सलेबियों की इन तैयारियों से बेखबर है। अगर हम पकड़े गए और यह राज हमारे साथ कैद खाने में चला गया या जलाद की नज़र हो गया, तो सुल्तान यूबी जो आज तक हर मैदान का फातेह कहलाता है, तारीख में शिकस्त खोरदा के खिताब से भी याद किया जाएगा। नहीं, चंगेज़ ने वसोक और खुद एतमादी से कहा, वो मुझे धोखा नहीं देगी, वो मुसलमान है। मैं रात को उसे मिलने जाऊंगा। तुम ये मशहूर कर देना कि तुमने मुझे और उसे चोरी छुपे मिलते देखा है, और मैं उस औरत को भगाकर यरूशलेम की सिमत निकल गया हूँ। विक्टर गहरी सोच में खो गया और राशिद चंगेज़ नशे में झूमता रहा। जिस वक्त चंगेज़ विक्टर के कमरे में दाखिल हुआ था, उस वक्त थोड़ी ही दूर अफसरों के रिहायशी कमरों में से एक में यह औरत दाखिल हुई जो चंगेज़ पर मर मिटी थी। कमरे में रहने वाला सोया हुआ था। औरत ने हंसकर कहा कि उठो उठो, शिकार मार लिया है। उस आदमी ने कंदील जलाई। अब कहो क्या खबर लाई हो? वो जासूस है, औरत ने कहा, और मुसलमान है। हरमन का शक सही साबित हुआ है। बिल्कुल सही, औरत ने कहा। अगर उसकी मसनूई दाढ़ी मेरे हाथ ना आ जाती तो शायद मैं भी नाकाम रहती। ये आदमी उस सलेबियों की इंटेलिजेंस का अफसर और हरमन का नायब था। हरमन को किसी तरह शक हो गया था कि राशिद चंगेज़ जासूस है। एक तो वो तजर्बाकार था, दूसरे उसे हुक्म मिला था कि जिस पर ज़रा सा भी शक हो कि जासूस है, उसे पकड़ लो। चुनाचे उसने बड़े सख्त इंतजाम कर दिए थे। राशिद चंगेज़ को शायद उन्होंने रात को मस्जिद में जाते देख लिया था। हरमन ने अपने नायब से कहा कि चंगेज़ को किसी औरत के जाल में ला कर देखो कि ये आदमी साफ है या मुश्तबा। इस औरत को मुंतखब किया गया और इसे चंगेज़ के पीछे डाल दिया गया। उसने ये ड्रामा खेला जो सुनाया गया है। चंगेज़ ने कभी भी ना सोचा कि हर रात वो कमरे से निकल कर इमाम के पास जा रहा होता है तो ये औरत रास्ते में मिल जाती है। ये आती कहाँ से है और इसे किस तरह पता चल जाता है कि चंगेज़ जा रहा है? वो साई की तरह उसके साथ लगी हुई थी। मुसलमान जज्बाती कौम है, हरमन के नायब ने कहा, बल्कि ये अजीब व गरीब कौम है। मुसलमान मजहब के नाम पर ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे गुजरते हैं जो कोई और कौम नहीं दे सकती। मैदान जंग में एक मुसलमान 10 से लेकर 15 सलेबी सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है और करता है। इसे वो ईमान की कुव्वत कहते हैं। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं मुसलमानों की इस रूहानी कुव्वत का कैल हो गया हूँ। 8-8 या 10-10 छापा मारों का हमारे हक में चले जाना, शाब खून मारना, हमारी रसद को नजर आतिश करके गायब हो जाना, घेरे से निकल जाना, ना निकल सकें तो अपनी लगाई हुई आग में जिंदा जल जाना कोई मामूली बहादुरी नहीं है।
इसे माफूकुल फितरत कहा जा सकता है। मुसलमानों की इस क़ुव्वत को कमज़ोर करने के लिए हमारे उन दानश्वरों ने जो इंसानी फितरत की कमज़ोर रगों को समझते हैं, ऐसे तरीके वज़ा किए हैं जिनसे मुसलमानों के मजहबी जुनून को उनकी कमज़ोरी बना दिया गया है। यहूदियों ने इस सिलसिले में बहुत काम किया है। हमने ये कामयाबी चंद एक यहूदियों और ईसाइयों को मुसलमानों के आलमों और इमामों के बहरूप में भेज कर हासिल की है। मुसलमान इलाकों की कई मस्जिदों के इमाम असल में यहूदी और ईसाई हैं। उन्होंने कुरान और हदीस की ऐसी तफसीरें मकबूल आम कर दी हैं जिनमें मुसलमान गलत अक़ीद के पैरोकार होते जा रहे हैं। उन्हें अब मज़हब के नाम पर अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाया जा सकता है, और हमने उन्हें लड़ा कर दिखा भी दिया है। तुमने देख लिया है कि इस मुसलमान जासूस के जज्बात को तुमने छेड़ा तो वो तुम्हारे जाल में फंस गया। जज्बातियत बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हर मन कहा करता है कि मुस्तक़बिल करीब में यह कौम तसव्वुरों के ग़ुलाम हो जाएगी और हकीकत से दूर हट जाएगी। फिर हमें जंग व जदल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमान ज़हनी तौर पर हमारे ग़ुलाम हो जाएंगे। वो अपनी रिवायात को तर्क करके हमारे तहज़ीब व तमद्दुन को अपनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे। अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर उसे गिरफ़्तार करना होता तो उसके साथ ये नाटक खेलने की क्या ज़रूरत थी। उसे अभी गिरफ़्तार नहीं करेंगे। उसे उसके उन तमाम साथियों का सुराग लेना है जो त्रिपोली में जासूसी कर रहे हैं। उनमें तबाह कर छापा मार भी होंगे। हो सकता है उससे दूसरे शहरों के जासूसों की भी निशानदही कराई जा सके। तुम उसे फिर मिल रही हो। उसे कहना कि तुमने तमाम तर राज मालूम कर लिया है। अब चंद एक दूसरे जासूसों की भी ज़रूरत है। उसे यह भी कहना कि एक जगह सलेबियों ने बेअंदाज आतिशगीर मादा और कीमती सामान जमा कर रखा है जो हमले में साथ जाएगा। उसे तबाह करना है। इसलिए यहाँ के ज़मीन दोस्त छापा मारों से मेरी मुलाकात करो। मैं समझ गई हूँ, औरत ने कहा। शाम के खाने के बाद जब चंगेज़ और विक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हरमन आ गया। उसने चंगेज़ के साथ दोस्ताना अंदाज से हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें मालूम है कि हमारी अफवाज तारीख की सबसे बड़ी मुहिम पर जा रही हैं। हम तुम्हें भी साथ ले जा रहे हैं। बहुत दूर की सैर करेंगे। विक्टर भी साथ होगा। चूँकि 2-3 बादशाह साथ होंगे, इसलिए तुम दोनों का साथ जाना ज़रूरी है। मैं ज़रूर चलूँगा, चंगेज़ ने कहा। हरमन को रिपोर्ट मिल चुकी थी कि राशिद चंगेज़ जासूस है, और आज रात उसके महकमे की एक जवानसद और दिलनशीन औरत जिसने उसे बेनकाब किया है, उससे उसके गिरोह के दीगर अफराद के नाम और पते भी हासिल कर लेगी। हरमन ने उस औरत को नई हिदायत दी थी और नायब से कहा था कि चंगेज़ के गिरोह का इंकशाफ होने तक ये औरत उसे अकेले मिलती रहे और इतनी होशियार रहे कि चंगेज़ को शक न हो। चंगेज़ का ध्यान अपने काम में था ही नहीं। वो लम्हे गिन गिन कर गुजार रहा था। उस रात को त्रिपोली में वो आखिरी रात समझ रहा था। मुकम्मल राज लेकर उस औरत के साथ उसे अगले रोज़ त्रिपोली से निकल जाना था। वो आखिर फारिग हो गया और अपने कमरे में गया। विक्टर भी उसके साथ था। उसने कपड़े बदले, मसनूई दाढ़ी ली, खंजर चुगे के अंदर छुपा लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि उस औरत और शराब के नशे से आज़ाद होकर और दिमाग को हाजिर रख कर बात करना, विक्टर ने उसे कहा। मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि तुम उस औरत को पूरी छानबीन किए बगैर उसे अपने सारे राज दे दोगे। सुनो विक्टर, चंगेज़ ने अजीब से लहजे में कहा, मैं उस औरत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम उसे नहीं समझ सकते। मैं बेहतर समझता हूँ। मुझे पागल ना समझो। विक्टर चुप रहा। चंगेज़ चला गया। विक्टर गहरी सोच में खो गया। चंगेज़ के जाने के बाद वो सो जाया करता था, मगर उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने कमरे में जाकर वो लेटने की बजाय बेचैनी से टहलने लगा। औरत उसी जगह चंगेज़ के इंतज़ार में खड़ी थी। उसके करीब ज़मीन पर शराब की सुराही और 2 प्याले पड़े थे। अंधेरे में चंगेज़ को साई की तरह आता देखकर वो दौड़ पड़ी। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? उसने चंगेज़ से रिंधी हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ऐसा बेबस और मजबूर कर दिया है कि मैंने अपना इतना नाजुक राज तुम्हें दे दिया है। औरत उसे वहाँ ले गई जहाँ सुराही और प्याले रखे थे। उसे वहाँ बिठाया और प्यालों में शराब डालकर बोली, फतह की खुशी में एक जाम। चंगेज़ इस कदर मसरूर था कि उसने फ़ौरन प्याला ले लिया और पी गया। औरत ने उसके प्याले में और शराब डाल दी। चंगेज़ ने वो भी पी लिया। उनसे 8-10 कदम दूर एक दरख्त था। कोई पीछे से रेंगता हुआ आया और उस दरख्त के तने की ओट में बैठ गया। रात खामोश थी। दरख्त की ओट में बैठे हुए आदमी को चंगेज़ और औरत की सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही थीं, मगर वो सरगोशियों में नहीं, ज़रा ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे।
अब बताओ क्या खबर लाई हो? चंगेज ने औरत से पूछा। ऐसी खबर लाई हूँ जो सुल्तान अयूबी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सुनी होगी। औरत ने कहा, मैं सलेबियों की मौत का परवाना लाई हूँ। उसने चंगेज को सलेबियों का प्लान और पेशकदमी का रास्ता बता दिया और ये भी बताया कि वो कहाँ हमला करेंगे। उसने सलेबी फौज की रसद का रास्ता भी बताया और ये भी कि कूच कब होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। चंगेज ने कहा, कल रात निकल चलें। नहीं, औरत ने कहा, हमें जिस राज की ज़रूरत थी वो मिल गया है, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की जो आग भड़क रही है मैं उसे सर्द करके जाऊंगी। सलेबियों ने अपनी फ़ौज के लिए बेअंदाज रसद जमा कर ली है। खेमों और हथियारों का कोई हिसाब नहीं। आतिशगीर सियाल के मटके भी हैं, अनाज के अंबार हैं। ये ज़ख़ीरा दूर दूर तक फैला हुआ है। इसे तबाह करना कोई मुश्किल नहीं। पहरे का इतना ही इंतज़ाम है कि 7-8 सिपाही रात को गश्त करते हैं। मुझे मालूम है कि सलेबियों ने यह ज़ख़ीरा 3-4 महीनों में जमा किया है। अगर हमने इसे नज़र आतिश कर दिया तो उनका हमला 3-4 महीनों के लिए रुक जाएगा। इस अरसे में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेगा। तुम हरमन को जानते हो, मैंने उसके दिल से भी राज निकाल लिए हैं। उसने बताया है कि सुल्तान अयूबी नई भर्ती कर रहा है और उसकी पहली फौज अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़कर इतना जानी नुकसान उठा चुकी है कि लड़ने के काबिल नहीं रही। ये बदबख्त सलेबी सुल्तान अयूबी की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि सलेबियों का कोचल तवा में डाला जाए। इसका वह ज़रिया यह है कि उनकी रसद जला दी जाए। उनके जो हज़ारों घोड़े हैं उन्हें हलाक करने का इंतज़ाम भी हो सकता है। रसद को आग कौन लगाएगा? चंगेज़ ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे यहाँ कितने आदमी मौजूद हैं। औरत ने कहा, उनमें छापा मार भी होंगे। यह काम उनके सपुर्द किया जाए। यहाँ तुम्हारे कितने छापा मार मौजूद हैं? सुल्तान अयूबी ने हुक्म दे रखा है कि दुश्मन के मकबूजा इलाकों में तबाहकारी ना की जाए, क्योंकि छापा मार तो तबाहकारी करने के बाद इधर उधर हो जाते हैं। सज़ा बेगुनाह मुसलमान बशिंदों को मिलती है। चंगेज़ ने कहा, सलेबी उनके घरों में घुसकर उनकी मस्तूरात को भी परेशान करते हैं, इसलिए हमने छापा मारों को वापस भेज दिया था। यहाँ जासूस हैं, वो तकरीबकारी भी कर सकते हैं। वो यहाँ के चंद एक जवानों को तैयार कर सकते हैं। उन्हें किसी जगह इकट्ठा करने का इंतज़ाम हो सकता है। औरत ने पूछा और चंगेज़ के प्याले में शराब डालकर अपने हाथों प्याला उसके मुंह के साथ लगा दिया। हमने एक मस्जिद को खुफिया अड्डा बना रखा है। चंगेज़ ने शराब का प्याला पीकर कहा। उसने मस्जिद का महल वकू बता दिया और कहा कि इस मस्जिद का इमाम हमारी जमात का अमीर है, बहुत काबिल और दिलेर इंसान है। मैं आज रात ही उसे बता दूंगा। वो कल उन जवानों को मस्जिद में इकट्ठा कर लेगा। वो सब नमाज पढ़ने के बहाने आएंगे। सिर्फ एक काबिल और दिलेर आदमी से काम नहीं चलेगा। औरत ने कहा, इमाम के साथ तुम होगे और 3-4 और ज़हीन आदमियों का होना ज़रूरी है, ताकि इस तबाहकारी का मनसूबा दानिशमंदी से बने। ये ज़ख़ीरा उस वक्त तबाह किया जाएगा जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, वरना शहर की नाकाबंदी हो जाएगी। सिर्फ इमाम नहीं, चंगेज़ ने कहा, यहाँ हमारा एक से एक बढ़कर काबिल आदमी मौजूद है। उसने चंद एक आदमियों के नाम बता दिए और कहा कि मैं उन सबको मस्जिद में बुला सकता हूँ। ये औरत चंगेज़ से यही राज लेना चाहती थी। उसने इस गिरोह के मुतालिक कुछ और बातें पूछी जो चंगेज़ ने बता दी और कहा कि इस महल में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ विक्टर नाम का जो आदमी है वो भी हमारे गिरोह में है। विक्टर भी? औरत ने चौंक कर पूछा। हाँ, चंगेज़ ने कहा, क्या तुम हमारी उस्तादी की तारीफ नहीं करोगी कि हमने एक ईसाई को भी अपना जासूस बना रखा है? औरत कुछ देर खामोश रही, फिर जाने के लिए उठी। दरख्त की ओट में छुपे हुए आदमी ने हरकत की। उसने बैठे बैठे कमरबंद से खंजर निकाला और 8-10 कदम का फासला 2 छलांगों में तय करके औरत को पीछे से एक बाजू से जकड़ लिया। उसका खंजर वाला हाथ ऊपर उठा, तेजी से नीचे आया और खंजर औरत के सीने में उतर गया। औरत की हल्की सी चीख सुनाई दी और ये आवाज़ कि मेरे सीने में खंजर उतर गया है। चंगेज़ ने खंजर निकाला और उस आदमी को ललकार कर उस पर हमला किया। उस आदमी ने घूमकर औरत को आगे कर दिया और कहा कि मैं विक्टर हूँ चंगेज़, इस बदबख्त को जिंदा नहीं रहना चाहिए। औरत सिसक रही थी। विक्टर ने उसे पीछे से एक बाजू में दबोच रखा था। तुम जलील ईसाई, चंगेज़ शराब के नशे में कह रहा था। सांप के बच्चे निकले। वो घूमकर उस पर हमला करने लगा। विक्टर ने औरत को आगे कर दिया और उसे ढाल बनाकर बोला, होश में आओ चंगेज़,
तुमने इसे सब कुछ बताकर सारा खेल बर्बाद कर दिया है। अगर यह जिंदा रही तो कल हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। चंगेज बिफरे हुए चीते की तरह उसके इर्द गिर्द घूम और फुंकार रहा था। लड़की अभी होश में थी। करहते हुए बोली, चंगेज, मेरे खून का इंतकाम तुम्हारे सर है। इसे ही हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। ये हमारा नहीं, सलेबियों का जासूस है। चंगेज ने जुस्त लगाकर विक्टर पर हमला किया। विक्टर ने बार बार उसे कहा कि वो धोखे में आ गया है और इस औरत को कत्ल करके लाश दूर फेंकेंगे, मगर चंगेज बिफरा हुआ था। उसने सामने से औरत को इतनी जोर से धक्का दिया कि विक्टर पीछे को गिरा और औरत उसके ऊपर गिरी। चंगेज ने विक्टर पर खंजर का वार किया। वो होशियार और फुर्तीला था। एक तरफ हो गया और उठा। चंगेज ने उस पर एक और वार किया। खंजर उसके कंधे में लगा। विक्टर ने संभल कर जवाबी हमला किया। चंगेज का भी जिंदा रहना खतरनाक था। विक्टर का खंजर चंगेज के पेट में लगा। चंगेज ने खंजर खाकर वार किया जो विक्टर के बाजू को चीर गया। उसने चंगेज के सीने में खंजर मारा। चंगेज शराब के नशे में पांव पर खड़ा रहने के काबिल नहीं था। विक्टर ने एक और वार उसके सीने पर किया और चंगेज गिर पड़ा। उसने औरत के दिल पर हाथ रखा। दिल खामोश था। वो मर चुकी थी। चंगेज भी आखिरी सांस ले रहा था। वो होश में नहीं था। विक्टर के कंधे और बाजू से खून बह रहा था। उसने औरत के कपड़े फाड़े और बाजू बांध लिए। कंधे के जख्म में कपड़ा ठोंस दिया ताकि खून बंद हो जाए। वो चल पड़ा। उसने रफ्तार तेज कर ली। जख्मों पर कपड़ा बांध लेने के बावजूद खून ना रुका। उसने परवाह ना की और चलता गया। वो एक गली में दाखिल हो गया और दो एक मोड़ मुड़कर वो एक फराग गली में चला गया। तारी पोली पर गहरी नींद तारी थी। गलियां सुनसान थीं। तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था। ये खुदा के घर का दरवाज़ा था। ये मस्जिद थी। वो इस मस्जिद में पहली बार आया था। चंगेज ने उसे बता रखा था कि कभी इस मस्जिद में जाने की ज़रूरत पड़े तो मस्जिद के शहर में चले जाना। बाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो इमाम के घर का है। विक्टर ने यह मस्जिद बाहर से देखी थी। यह सुल्तान अयूबी के त्रिपोली में मौजूद जासूसों का खुफिया हेडक्वार्टर था और मस्जिद का इमाम मस्जिद का ही नहीं, जासूसों के इस गिरोह का भी इमाम था। विक्टर ने खुले दरवाजे में दाखिल होकर जूते उतार दिए। रात आधी गुजर चुकी थी। इमाम गहरी नींद सोया हुआ था। दरवाजे की दस्तक ने उसे जगा दिया। यह जासूसों की मखसूस दस्तक थी। फिर भी उसने लंबा खंजर हाथ में लिया और दरवाज़ा खोला। धीमी आवाज़ में कहा कि चंगेज। विक्टर। विक्टर ने जवाब दिया, अंदर चलें। इमाम उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। दिया जलाया तो उसे नजर आया कि विक्टर के कपड़े खून से लाल और तर हो रहे थे। विक्टर के साथ उसका वही तारुफ था जो चंगेज ने गायबाना करा रखा था। इमाम ने उसे दूर से देखा था। विक्टर को वो पस मंजर में रखते थे, जिसकी वजह यह नहीं थी कि वो ईसाई था, बल्कि ये कि उसे उन्होंने अंदर की इतलात फराहम करने का काम सौंप रखा था। ये जासूसी का एक तरीका और उनकी अपनी तंजीम थी। इस लिहाज से इमाम और विक्टर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। तुम आए हो? इमाम ने पूछा। चंगेज क्यों नहीं आया? वो अब कभी नहीं आ सकेगा। क्यों? इमाम ने घबरा कर पूछा। पकड़ा गया है। उसे उसके गुनाहों ने पकड़ा है, विक्टर ने जवाब दिया, और मेरे खंजर ने उसे सजाए मौत दे दी है। आप मेरा खून नहीं देख रहे। क्या आप मेरा खून बंद करने का बंदोबस्त कर सकते हैं? आप घबराए नहीं, खुदा का शुक्र अदा करें कि चंगेज जिंदा नहीं है, वरना हम में से हर कोई कैद खाने के अजीतों से मारा जाता। इमाम ने बहुत तेज़ी से दवाइयाँ निकाली, पानी लाया और उसका जख्म धोने लगा। विक्टर को कपड़े बदलने को कहा। नहीं, विक्टर ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं इन्हीं कपड़ों में वापस जाऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है। मेरा अजीज दोस्त और बड़े ही खतरनाक सफ़र का साथी मेरे हाथों कत्ल हो गया है। मैं आप सब के लिए अपने आप को कुर्बान करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं अपनी गर्दन जलाद के आगे झुकाकर आप सबको साफ बचा लूँगा। इमाम उसका जख्म साफ करके उन पर सफ़ाफ छिड़क रहा था और विक्टर उसे सारा वाक़या सुना रहा था। उसने हर एक तफसील सुनाकर कहा, मुझे शक हो गया था कि ये औरत फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने वो बूढ़ा कमांडर कभी नहीं देखा था जिसकी वो अपने आप को दाश्ता बताती थी। उसका हर रात चंगेज के रास्ते में आ जाना एक सबूत था कि वो करीबी कहीं होती है और चंगेज पर नज़र रखती है। मैंने चंगेज से जब भी कहा कि वो ज़्यादा एहतियात करे, वो गुस्से में आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शराब भी पीने लगा था। मुझे शक है कि शराब में उसे हशीश मिलाकर पिलाई जाती थी
ورنہ चंगेज जैसा सख्त आदमी और ईमान का पक्का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस फरेब में ना आता। उसने जब ये बताया कि उसने औरत को बता दिया है कि वो जासूस है, तो मेरा दिल कांप उठा। मुझे जैसे इशारा मिल रहा था कि चंगेज ने इतनी बड़ी लग्जश की है कि इसकी सज़ा सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की मौत है, और उसकी यह लग्जश शाम और मिस्र की आज़ादी की मौत का भी बायस बन सकती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसकी अकल पर औरत ने जो तलिस्म तारी कर दिया था, वह उसे हमसे और अपने फ़राइज़ से और अपने ईमान से भी बहुत दूर ले गया था। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया था कि अब यही एक सूरत रह गई है कि इस औरत को कत्ल कर दिया जाए, और अगर चंगेज़ का रवैया ना बदले तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। मुल्क और कौम को ख़तरे से बचाने के लिए एक आदमी का कत्ल कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने फिर भी उसके कत्ल से गुरेज किया, मगर वो मुझे कत्ल करने के लिए पागल हो गया था। यह भी तो हो सकता है कि तुमने उसे गलतफहमी में कत्ल कर दिया हो। इमाम ने कहा, हो सकता है कि लड़की मुसलमान ही हो और वो सच्चे दिल से हमारे लिए काम कर रही हो सकता है, विक्टर ने कहा, लेकिन मैंने सबूत देख लिया था। मैंने चंगेज़ के साथ उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने इस औरत को उस इमारत से निकलते और वापस जाते देखा था जहां हरमन के शोबे की लड़कियां रहती हैं। वह उस इमारत में रहती है। आज रात मैं चंगेज़ के पीछे चला गया, और जहां वो उस औरत के साथ बैठा, वहां से चंद कदम दूर मैं एक दरख्त के पीछे बैठ गया। औरत ने जिस अंदाज से चंगेज़ से राज की बातें पूछी, और जो बातें पूछी वो इस शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी थीं कि ये औरत सलेबियों की जासूस है। उसने तरीपोली में हमारे छापामारों के मुतालिक पूछा और चंगेज़ को बताया कि सलेबी फ़ौज के लिए रसद वगैरह का बेअंदाज ज़ख़ीरा रखा गया है, जिसमें आतिशगीर सियाल के बेशुमार मटके हैं। मैं भी जासूस हूँ, मुझे अच्छी तरह इल्म है कि यहाँ कहीं भी इतना ज़ख़ीरा नहीं रखा गया। उसने जो जगह बताई थी वहाँ कुछ भी नहीं, आप खुद कल जाके देख लेना। चंगेज़ ने उसके आगे हमारी सारी जमात की निशानदही कर दी, और उसने मेरा नाम लेकर मुझे भी बेनकाब कर दिया। मैं इतनी अहम जगह पर हूँ जहाँ मुझे राज की गहरी बातें भी मालूम हो जाती हैं। उस औरत ने मेरा नाम सुना तो वो अपनी हैरत को छुपा ना सकी। वो बहुत देर खामोश रही, फिर वो उठ खड़ी हुई। हमारा इतना ख़तरनाक राज ये औरत ले जा रही थी, और ये सीधा हरमन के पास जा रहा था। इसका नतीजा का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने उठकर औरत को पकड़ लिया और खंजर उसके सीने में घोंप दिया। चंगेज़ मुझ पर टूट टूट पड़ता था। उसे बहुत समझाया, हकीकत बताई, मगर शराब ने उसे हैवान बना रखा था। मैंने उसके खंजर से जख्म खाकर भी उसे समझाया, मगर वो सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। मैंने महसूस कर लिया था कि जिंदा रहा तो मैं इसे काबू में नहीं ला सकूंगा, और हमारा असल मकसद बुरी तरह ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसे भी ख़त्म कर दिया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।